नमस्कार दोस्तों, मैं भूमेश बैरागी जागृत इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज का जो हमारा लेक्चर है ये एक अति विशेष महत्वपूर्ण लेक्चर है दोस्तों। तो बड़ी मेहनत से इसे तैयार करके बनाया गया है, तो इसीलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहें। और आज का जो लेक्चर है दोस्तों, याद रखें, इसमें कई सारे विश्व के ऐसे वन्य जीव जंतु हैं, जैसे बाघ हुआ, या फिर मैं बात करूं हिरण में कस्तूरी मृग की बात करें, ठीक है, या फिर गिद्ध हुए, या फिर बात करें गैंडा, हाथी, घड़ियाल या पक्षी, है ना। तो इनकी प्रजाति धीरे धीरे आधुनिकीकरण के साथ साथ इनकी प्रजातियां क्या हो रही हैं, इनकी संख्या में कमी हो रही है। प्रजाति कई तो लुप्त होने की कंडीशन पर बैठी हुई है ना। तो इनको बचाने के लिए भारत सरकार ने कई सारे क्या स्टार्ट किए, परियोजनाएं, प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए, है ना। तो आज उन सभी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो भी तथ्य रहेंगे हम उनके बारे में देखेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यहां से आपके पेपर में रेगुलर प्रश्न आए हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अभी तक केवल टाइगर प्रोजेक्ट तक ही सीमित अपने आप को रखा है, ठीक है। तो आज जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो जीव जंतुओं को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा चालू किए गए हैं, उन सभी प्रोजेक्ट के बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। अभी उससे पहले अगर मैं एक बात बताऊं कि भाई ये कौन बताएगा कि विश्व में या फिर किसी जगह पर कोई विशेष प्रकार का जीव जंतु की प्रजाति पाई जाती थी लेकिन अब वो लुप्त होने की कगार पर है, ये कौन दिखाएगा, है ना। तो दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर पीटर स्कॉट। याद रखें, सर क्या नाम था, सर पीटर स्कॉट, ठीक है। सर पीटर स्कॉट ने सबसे पहले कुछ आंकड़े एकत्रित किए, जीव जंतुओं से जुड़े हुए कुछ आंकड़े एकत्रित किए, ठीक है, सर पीटर स्कॉट ने। और उन्होंने सबसे पहले एक बुक बनाने की परिकल्पना की, है ना, एक कल्पना की, जिसका नाम रखा गया आगे चलकर रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, याद रखें, रेड डाटा बुक, जिसका संबंध है किससे, दुनिया में जितने भी जो जीव जंतु हैं, ऐसे जीव जंतु जिनकी संख्या लुप्त होने की कगार पर है, या फिर ऐसे जीव जंतु जिनकी प्रजाति विलुप्ति की कगार पर है, उन्हें रेड डाटा बुक में रखा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, रेड डाटा बुक जिसकी संकल्पना की थी किसने, सर पीटर स्कॉट ने, और ये 1963 में इसे बनाया गया, ठीक है, 1963 में इसे बनाया गया है। और 1964 में इसका प्रकाशन हुआ है, पहला प्रकाशन हुआ है 1964, ठीक है। तो 1963 में इसका बनाया गया है रेड डाटा बुक को, और 1964 में इसका पहला प्रकाशन हुआ है। अभी रेड डाटा बुक के हिसाब से कई सारे भारत में भी ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी संख्या क्या है दोस्तों, विलुप्ति की कगार पर है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूं, मैक्सिमम लोगों ने, फिर बता देता हूं कि अभी तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने केवल वाघ प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम टाइगर प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं, और इसमें भी कई सारे महत्वपूर्ण आपको तथ्य देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों बाघ परियोजना, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना, ठीक है, बाघ परियोजना। अभी भारत में अगर हम बाघ परियोजना की बात करें तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ये कहा जाते हैं कैलाश सांखला। याद रखें, हुआ क्या था दोस्तों, कैलाश सांखला के नेतृत्व में इंदिरा गांधी, जो भारत की पीएम थी, इंदिरा गांधी ने 1973 में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। याद रखें, इंदिरा गांधी ने किसके नेतृत्व में, कैलाश सांखला के नेतृत्व में, ठीक है, कैलाश सांखला के नेतृत्व में इंदिरा गांधी जो भारत की उस समय पीएम थी, इंदिरा गांधी ने एक टाइगर प्रोजेक्ट नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया 1973 में, 1 अप्रैल 1973 में, याद रखें, ठीक है। तो सबसे पहले जो टाइगर प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया है, किसने किया है, कैलाश सांखला ने किया है, ठीक है। इसलिए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अभी बात करते हैं, सर्वप्रथम अगर टाइगर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो किस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया, सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट किस राष्ट्रीय उद्यान में आया था, ये दोस्तों आया था मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान था जिसका नाम था कान्हा किसली। याद रखें, सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि बाघ परियोजना, ठीक है,
बाघ परियोजना इसमें कान्हा किसली नेशनल पार्क है। कान्हा किसली नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में, ठीक है। मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क होता है। तो सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के कान्हा किसली में आया, ठीक है। फिर भारत का अगर मैं बात करता हूं, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट का जो अभ्यारण्य है ना, टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाती है, यानी कि अभ्यारण्य। तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, ये हो जाता है दोस्तों नागार्जुन सागर, है ना। नागार्जुन सागर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इससे जुड़े हुए बाघ वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए हमने समस्त तथ्य पहले भी आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा हो जाता है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। फिर अगर दोस्तों हम बात करते हैं बाघों की सर्वाधिक संख्या, है ना, तो ये हम पहले देख चुके हैं। सबसे ज्यादा जो बाघ हैं, टाइगर हैं, ये मध्य प्रदेश में है, 526 इनकी संख्या है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है ना। और दूसरे अगर बात करता हूं, दूसरे पायदान पर होता है कर्नाटक, जिसमें बाघों की संख्या है 524, ठीक। फिर दोस्तों अगर बात करें विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर जो बाघ रिजर्व है वो कौन सा है दोस्तों, ये हो जाता है नामदफा अभ्यारण्य। याद रखें, नामदफा अभ्यारण्य ये कहां पर है, ये होता है अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा अभ्यारण्य, है ना। अगर वैसे भी प्रश्न आता है कि नामदफा अभ्यारण्य कहां पर है, तो आप बता देते हैं आंध्र प्रदेश में है। और अगर प्रश्न आता है सबसे अधिक ऊंचाई पर टाइगर प्रोजेक्ट, याद रखें टाइगर प्रोजेक्ट ऊंचाई पर, तो आप क्या बता देंगे, यहां पर भी आंसर हो जाता है नामदफा बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें कि विश्व में या फिर भारत में, है ना, भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है दोस्तों काजीरंगा असम का। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर शेरों की मिलने की प्रायिकता बहुत अधिक होती है, घनत्व की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर दोस्तों अगर बात करता हूं कि भारत में एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये होता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखें गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहां पर क्या पाए जाते हैं, एशियाई शेर, जिन्हें कहते हैं बब्बर शेर, याद रखें, ठीक है। बब्बर शेर कहां पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और दूसरी अगर हम बात करते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई शेरों का घर भी कहते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई शेरों का घर कहते हैं। याद रखें, अगर प्रश्न आता है एशियाई शेरों का घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, तो आंसर हो जाता है दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है, गुजरात में, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे बाघ परियोजना से संबंधित, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला कोई परियोजना या फिर प्रोजेक्ट देखते हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कस्तूरी मृग परियोजना। याद रखें कस्तूरी मृग परियोजना, ये सभी प्रोजेक्ट से आपके पेपर में प्रश्न आए हैं, याद रखें, है ना। तो कस्तूरी मृग की अगर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, क्या है कि अगर मैं आपसे बात करता हूं कस्तूरी मृग, तो कस्तूरी के एक तो औषधीय गुण, दूसरी सुगंध और महंगे दाम में ये बेचे जाती है। कस्तूरी मृग जो होते हैं, एक तो क्या होता है सुगंध, दूसरा इनमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं और तीसरा इनकी महंगे दाम में ये बेचे जाते हैं। जिसके कारण क्या है, कई जो पहाड़ी एरियो में जो कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, इन्हें धीरे धीरे लोगों ने अपने स्वार्थ के चलते दोस्तों खत्म कर दिया, ठीक है। तो पर भारत सरकार ने एक परियोजना स्टार्ट की हुई है कस्तूरी मृग परियोजना। इसके अंतर्गत कस्तूरी मृग का संरक्षण किया जाता है, ठीक है ना। तो कस्तूरी मृग परियोजना का शुभारंभ हुआ था 1970 में, याद रखें आप, है ना। कस्तूरी मृग परियोजना, ठीक, कस्तूरी मृग परियोजना, इसका शुभारंभ हुआ था 1970 में, ठीक है। फिर दोस्तों आगे अगर हम बात करते हैं कहां से हुआ शुभारंभ, बड़ी बात यह भी होती है कस्तूरी मृग परियोजना का शुभारंभ हुआ है किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य से हुआ है दोस्तों, ये हुआ था केदारनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड। याद रखें कहां से हुआ है, केदारनाथ
केदारनाथ अभ्यारण्य से हुआ है किसका, कस्तूरी मृग परियोजना का शुभारंभ। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न अगर आता है कस्तूरी मृग परियोजना का शुभारंभ कहां से हुआ है, तो आप बता देते हैं केदारनाथ अभ्यारण्य से हुआ है, उत्तराखंड से। ठीक है, फिर दोस्तों अगर बात करते हैं कि कस्तूरी मृग परियोजना अभी कहां कहां पर और संचालित हो रही है, या फिर जो कस्तूरी मृग परियोजनाएं आगे बढ़ाई जा रही है, तो ये होता है सबसे महत्वपूर्ण इनमें कुछ, जैसे डच्ची-ग्राम नेशनल पार्क। अभी डच्ची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये तो फेमस है कस्तूरी मृग के लिए, जम्मू कश्मीर में है ना। डच्ची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ पर कस्तूरी मृग पाई जाती है। पर इसके साथ साथ शिकारी देवी अभ्यारण्य, याद रखें ये हिमाचल प्रदेश में है। डच्ची-ग्राम शिकारी देवी ये कहाँ है, हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में है शिकारी देवी अभ्यारण्य। ठीक है, यहां भी क्या है कि कस्तूरी मृग परियोजना यहां पर भी संचालित है। फिर दोस्तों बद्रीनाथ अभ्यारण्य कहां पर है, ये है उत्तराखंड में। ठीक है, केदारनाथ से शुरुआत हुई थी और बद्रीनाथ में भी है अभ्यारण्य, और शिकारी देवी अभ्यारण्य यानी कि हिमाचल प्रदेश में भी। ठीक है, फिर दोस्तों बात करते हैं कस्तूरी मृग, यानी कि कोई हिरण होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी पाई जाती है। ठीक है, उस जो नाभि में जो कस्तूरी होती है, उस कस्तूरी में बहुत सुगंध आती है, जिसके चलते इन्हें अपने निजी स्वार्थ या फिर पैसे के कारण इन्हें मार दिया जाता है, और वो कस्तूरी प्राप्त करके महंगे दाम पर बेची जाती है। ठीक है, और ये कस्तूरी दोस्तों केवल नर मृगों में ही पाई जाती है, केवल नर मृगों में ही पाई जाती है। ठीक है, तो ये था कस्तूरी मृग परियोजना। तो दोस्तों देखते हैं हांगुल परियोजना, याद रखें हांगुल परियोजना अगर प्रश्न आता है हांगुल परियोजना का संबंध किससे है, तो अभी क्या बताएंगे, है ना। तो आइए देख लेते हैं हांगुल परियोजना का संबंध किस जंतु से होता है। दोस्तों क्या है, हांगुल एक यूरोपियन रेंडियर प्रजाति का हिरण है, याद रखें रेंडियर प्रजाति का हिरण, रेंडियर प्रजाति का क्या है, एक ये हिरण है, हिरण। ठीक है, याद रखें। फिर दोस्तों बात करें, ये जो है केवल विश्व में लगभग लुप्त होने की कगार पर है ये भी, और ये भारत के केवल डच्ची-ग्राम नेशनल पार्क में पाया जाता है। डच्ची-ग्राम में ही क्या है, कस्तूरी मृग भी है, और हांगुल जो एक रेंडियर प्रजाति का हिरण है, ये भी कहां पाया जाता है, ये भी केवल डच्ची-ग्राम नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना भी 1970 में की गई थी। फिर दोस्तों अगला प्रोजेक्ट अगर हम देखते हैं तो ये अति विशेष होता है हाथी परियोजना, याद रखें कौन सा परियोजना, हाथी परियोजना। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हाथियों से जुड़े हुए भी प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। हाथी परियोजना, ठीक। अभी क्या है दोस्तों, वही बात फिर आ जाती है कि लोगों ने अपने स्वार्थ के चलते हाथी के जो दांत होते हैं दोस्तों, हाथी के दांत जो होते हैं वो बड़े महंगे दाम पर बेचे जाते हैं। ठीक है ना, ये हाथी के दांत बहुत ही महंगे दाम पर बेचे जाते हैं, जिसके कारण क्या है, हाथियों को मार दिए जाते हैं, या फिर उनका किसी प्रकार से दांत काट लिए जाते हैं, चाहे वो मार के काटे जाएं या फिर किसी भी प्रकार से, जिसके कारण क्या, और हाथियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। ठीक है, इसलिए जो भारत सरकार ने 1992 में हाथी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, हाथी परियोजना स्टार्ट की है 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से, झारखंड के सिंहभूम जिला, याद रखें, है ना, झारखंड के सिंहभूम जिले से 1992 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, और अगर मैं बात करूं, एक प्रश्न फिर आ सकता है दोस्तों, जब सोच के देखिए, जब टाइगर पर आ सकता है कि सबसे अधिक टाइगरों की संख्या किस राज्य में है ना, अभी मध्य प्रदेश में है, टाइगर स्टेट है, तो ये भी आ सकता है सबसे अधिक हाथियों की संख्या किस राज्य में है, दोस्तों कर्नाटका में। याद रखें, कर्नाटका में लगभग 6000 से भी अधिक हाथी हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है कर्नाटका। ठीक है, और दूसरे की अगर मैं बात करता हूं, दूसरे नंबर पर होता है असम। कौन सा होता है, असम। सबसे अधिक हाथी जो है कर्नाटका में पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर पाए जाते हैं असम में।
अभी बात करें अगर कुल विश्व में जो हाथियों की संख्या है दोस्तों, उसका 50% तो लगभग भारत में ही पाई जाती है। ठीक है, कुल विश्व में जो हाथी है लगभग उसका 50% हाथी क्या है, भारत में पाई जाती है। ठीक है, पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं हाथियों के संरक्षण के लिए किस किस जो नेशनल पार्क या फिर कह सकते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं उनमें प्रोजेक्ट लागू किया गया है, तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है पेरियार। पेरियार से मैं पहले भी बता चुका हूं, पेरियार शब्द हमेशा केरल से जोड़ देना आप, चाहे पेरियार नदी हो, चाहे पेरियार बांध हो, चाहे पेरियार परियोजना हो, है ना, चाहे वो पेरियार वाघ अभ्यारण्य हो, तो ये कहां पर है, केरल में। फिर दोस्तों काजीरंगा, काजीरंगा कहां पर है, काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये होता है असम में। यहां भी हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लागू है। काजीरंगा मानस राजाजी, काजीरंगा मानस, ठीक है, मानस भी कहां पर है, काजीरंगा और मानस दोनों कहां पर है, असम में है, असम, है ना। राजाजी, राजाजी नेशनल पार्क, ये तो पेपर में भी आ चुका है कई बार। राजाजी नेशनल पार्क कहां है दोस्तों, ये है उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में है। यहां भी हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लाया गया है। और फिर कार्बेट नेशनल पार्क यानी कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क, तो कार्बेट नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क ये भी कहां है, ये भी उत्तराखंड में ही तो है, कार्बेट नेशनल पार्क, सही है ना। तो कार्बेट नेशनल पार्क और राजाजी दोनों उत्तराखंड में, यहां पर हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लाया गया है। ठीक है, और अगर बात करते हैं मानस और काजीरंगा असम में है और पेरियार केरल में हो जाता है। ठीक है, तो हाथियों के संरक्षण के लिए ये कुछ विशेष महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लाया गया है। फिर दोस्तों अगला हम देखें गिद्ध संरक्षण। यहां से भी पेपर कई बार आ चुका है, एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों, प्रोजेक्ट अस्तित्व का संबंध किससे है, याद रखें, प्रोजेक्ट अस्तित्व का संबंध किससे है दोस्तों। प्रोजेक्ट अस्तित्व जो है, गिद्ध जो होते हैं, गिद्धों की संख्या में रेगुलरली कमी आई है, लेकिन अभी बात आती है सर कि गिद्धों को तो कोई मार नहीं सकता है, तो फिर गिद्धों की संख्या में कमी किसके कारण आई है ना दोस्तों। इसका कारण है जो पशु होते हैं, है ना, पशुओं में एक वैक्सीन होती है, उस वैक्सीन, जो वैक्सीन लगाई जाती है, इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, तो गिद्धों की मौत का कारण बनी है पशुओं में लगने वाली एक इंजेक्शन या फिर एक दवा, जिसका नाम होता है डिक्लोफेनेक, 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 ये अति महत्वपूर्ण है, याद रखना, डिक्लोफेनेक नॉन स्टीरॉयडल, डिक्लोफेनेक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, याद रखें, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नाम है। तो इस दवाई के कारण क्या होता है, ये पशुओं को लगाई जाती है, जब पशुओं की डेथ हो जाती है तो उस मांस को कौन खाता है दोस्तों, उस मांस को खा जाते हैं गिद्ध, यानी कि ये दवा फिर गिद्धों को नुकसान पहुंचाती है और गिद्धों की डेथ हो जाती है, गिद्ध मर जाती है। ठीक है, तो गिद्धों के संरक्षण के लिए क्या स्टार्ट किया गया है, प्रोजेक्ट अस्तित्व का संबंध किससे है, गिद्धों के संरक्षण से, गिद्ध संरक्षण परियोजना। ठीक है, और दोस्तों हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, याद रखें, हरियाणा वन विभाग, ठीक है, और बात करें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, सॉरी, है ना, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है 2006 में, जिसे गिद्ध संरक्षण का नाम दिया गया है। ठीक है ना, एक समझौता भी किया गया है और बाद में ये पूरे भारत में गिद्ध संरक्षण के नाम से आगे बढ़ा है। ठीक है, प्रोजेक्ट अस्तित्व याद रखें, गिद्ध संरक्षण से संबंधित। ठीक, तो दोस्तों आगे देखते हैं हम। तो गिद्ध के बाद अगर मैं बात करूं, एक अति महत्वपूर्ण जीव होता है जिसे कहते हैं लाल पांडा, याद रखें, लाल पांडा। ठीक है, तो अगर बात करते हैं लाल पांडा परियोजना की, ठीक है, लाल पांडा परियोजना,
ठीक है, लाल पांडा परियोजना। तो लाल पांडा को बचाने के लिए दोस्तों पद्मजा नायडू, याद रखें, पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क, थोड़ा सा बड़ा नाम फिर से है, पद्मजा नायडू हिमालयन, ठीक है, पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क ने, जंतु पार्क है ना, पद्मजा हिमालयन जंतु पार्क ने क्या किया है दोस्तों, एक परियोजना स्टार्ट की है। ठीक है, ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, और लाल पांडा को संरक्षण के लिए अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में है ये, और लाल पांडा के संरक्षण के लिए अरुणाचल में कई सारे प्रोजेक्ट भी हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भी इसको बचाए जा रहे हैं, और अरुणाचल में तो इसे कैट वियर नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, कैट वियर। ठीक है, अरुणाचल में नाम दिया गया है इसे, कैट वियर का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों लाल पांडा के बाद में अगर मैं बात करूं तो एक जंतु होता है गैंडा परियोजना, है ना, गैंडा परियोजना लिख देते हैं हम, गैंडा परियोजना। ठीक है, तो जो गैंडा हाथी होता है उससे संरक्षण से जुड़ी हुई परियोजना है ये गैंडा परियोजना। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा हाथी आप जानते हैं दोस्तों केवल भारत में पाया जाता है, केवल भारत में पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है ना, केवल एक ही जगह भारत में ही पाया जाता है ये, विश्व में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता एक सींग वाला गैंडा हाथी। ठीक है, और सरकार ने 1987 में गैंडा हाथी परियोजना शुरू की है ना, 1987 में गैंडा हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। और एक सींग वाला गैंडा हाथी केवल कहां पाया जाता है दोस्तों, केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, और इसे मारने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है ना, इसका तो कोई इतना बड़ा कोई विशेष सींग भी नहीं होता है, जैसे हाथी की बात करते हैं आगे थोड़ा सा सींग टाइप का होता है, बस एक सींग, है ना दोस्तों। मूल रूप से कारण क्या होता है, जो गैंडा हाथी, एक सींग वाला गैंडा हाथी होता है, इसके सींग से काम उत्तेजना वाली जो दवाइयां होती हैं वह बनाई जाती है, जिसके कारण वो सींग बड़ा महंगा हो जाता है। यहाँ भी व्यक्ति का आर्थिक लाभ जुड़ चुका है ना, हमने अपने लाभों के चलते समस्त जीव जंतुओं को तक नष्ट करने का संकल्प ले चुके हैं, देखिए कैसी बात हो जाती है ना। लेकिन नहीं दोस्तों, हमें जो है निश्चित रूप से कई बुराई और अच्छाई सब जगह होती है ना, तो हमें हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है अपने पर्यावरण, अपनी प्रकृति के प्रति और जीव जंतुओं के प्रति, कि हम उनका बचाव अवश्य करें। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो लोग कुछ इस टाइप के जो काम करते हैं, जैसे जीव जंतुओं को मारकर और उनके जो अंग वगैरह होते हैं उन्हें बेच दिए जाते हैं, तो ये इस टाइप के काम ना हो पाए भारत में। ठीक है ना, अभी तो बहुत कुछ हद तक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इन्हीं के संरक्षण के लिए तो चलाए जा रहे हैं, है ना। फिर दोस्तों बात करते हैं अगर हम, ये जो गैंडा हाथी परियोजना है दोस्तों, ये काजीरंगा और असम में जो है काजीरंगा और मानस दोनों नेशनल पार्क में है, याद रखें। गैंडा हाथी के लिए कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, है ना। ये तो बात हो गई, असम में 2 जगह है, और एक और हो जाता है पश्चिम बंगाल में, याद रखें, जालदापारा अभ्यारण्य। ठीक है, यहां भी क्या एक सींग वाले गैंडा हाथी के संरक्षण की जा रहे हैं, सॉरी गैंडा हाथी और एक सींग वाला गैंडा हाथी, है ना। तो एक सींग वाला गैंडा हाथी काजीरंगा में है, और ओवरऑल तीनों जगह पर जो है गैंडा हाथी के संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आती है बात घड़ियाल की ओर, कर देते हैं, चलिए, है ना। घड़ियाल और मगरमच्छ में बड़ा विशेष अंतर होता है। ठीक है ना, मगरमच्छ बड़े होते हैं, मगरमच्छ का मुंह भी बड़ा चौड़ा होता है, लेकिन घड़ियाल का क्या होता है, एक लंबा सा मुंह होता है। घड़ियाल थोड़े से ज्यादा बड़े नहीं होते, मगरमच्छ से तुलना में छोटे होते हैं। ठीक है, तो घड़ियाल का घड़ियाल संरक्षण की सरकार ने 1975 में उड़ीसा से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, याद रखें, कहां से, उड़ीसा से, घड़ियाल परियोजना। ठीक है, घड़ियाल परियोजना, तो सरकार ने उड़ीसा से 1975 से, कहां से, उड़ीसा से
1975 से घड़ियाल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ठीक है ना। और बात करें अगर घड़ियाल उड़ीसा में भी कहां से, तो याद रखें तिकरपाड़ा, तिकरपाड़ा याद रखें, तिकरपाड़ा एक जगह का नाम है, यहां से घड़ियाल संरक्षण का जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। बाद में बात करें ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दोस्तों राजस्थान, है ना, राजस्थान में देखें तो चंबल अभ्यारण्य जो है घड़ियाल संरक्षण के लिए होता है, चंबल नदी पर जो बनाया गया राजस्थान में कोटा में, है ना। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश में मंदसौर में है जो, ठीक है, घड़ियाल संरक्षण हो रहा है। यूपी, महाराष्ट्र और बात करें असम, बिहार, नागालैंड, इन सभी जगहों पर भी घड़ियाल का संरक्षण किया जाने लगा, ठीक है। अभी घड़ियाल के संरक्षण के लिए जो कई सारे अभ्यारण्य हैं, है ना, जो जल अभ्यारण्य है, ये कैसे कहां पर है महत्वपूर्ण, तो ये और देख लेते हैं हम। एक सबसे महत्वपूर्ण होता है भितरकनिका, भितरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है, याद रखें, भितरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये कहां पर है, ये कहां पर है, भितरकनिका उड़ीसा में, उड़ीसा, ठीक है, भितरकनिका। और उड़ीसा में ही एक और है नंदनकाना, याद रखें, लिख देता हूं मैं, नंदनकाना वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहां पर है, उड़ीसा में ही है, ठीक है। फिर उड़ीसा में एक और होता है घड़ियाल संरक्षण के लिए, ये होता है सतकोशिया जॉर्ज, सतकोशिया जॉर्ज, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहां पर है, उड़ीसा में ही है, याद रखें। उड़ीसा में तीन जो वन्य जीव अभ्यारण्य जिनमें कहां पर, जिनमें जो घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो चंबल, ठीक है, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है। और फिर एक होता है तमिलनाडु का, बड़ा महत्वपूर्ण है, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखें, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, यह भी घड़ियाल संरक्षण के लिए विशेष माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों घड़ियाल के बाद में एक पक्षियों की अगर हम चर्चा करते हैं, पक्षियों के संरक्षण के लिए, है ना, कहां कहां पर विशेष प्रोग्राम लाए गए, विशेष प्रोजेक्ट लाए गए, तो ये सबसे पहली बात करते हैं, भारत में बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। देखिए पक्षी प्रोजेक्ट, पक्षी संबंधी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आता है बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। बर्डमैन ऑफ इंडिया दोस्तों ये कहा जाता है सलीम अली को, याद रखें, किसे कहा जाता है, सलीम अली, सलीम अली, है ना। और इन्हीं के नाम पे ही तो सलीम अली नेशनल पार्क की स्थापना भी की गई है, ठीक है। तो सलीम अली को कहा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया। अभी दोस्तों कई जगह हैं जहां पर पक्षियों का संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण जगह मानी जा रही है, जैसे खरमोर पक्षी होता है ना, जिसके लिए सैलाना पक्षी अभ्यारण्य है, और सरदारपुर अभ्यारण्य होता है सैलाना पक्षी के लिए, सॉरी खरमोर पक्षी के लिए सैलाना पक्षी अभ्यारण्य और सरदारपुर पक्षी अभ्यारण्य है। फिर सोन चिरैया के संरक्षण के लिए ग्वालियर का घाटी गांव है, और शिवपुरी के पास में हो जाता है करेरा, है ना, तो करेरा पक्षी अभ्यारण्य होता है। तो यहाँ पर भी सोन चिरैया जो मध्य प्रदेश में क्या होती है, सोन चिरैया जो है मध्य प्रदेश में विशेष पक्षी के रूप में जानी जाती है ना, घाटी गांव और करेरा जो दोनों जगह पर सोन चिरैया का संरक्षण हो रहा है। फिर दोस्तों एक बड़ा नाम आता है घाना पक्षी विहार, याद रखें, घाना पक्षी विहार, ठीक है, घाना पक्षी विहार, ये कहां पर है, ये होता है दोस्तों राजस्थान में, घाना पक्षी विहार, जिसे घाना पक्षी विहार जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा गया है। यहाँ तो क्या कहते हैं इसे, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है घाना पक्षी विहार को, है ना। इवन सोचिए पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, साथ में इतना महत्वपूर्ण होता है ये पक्षियों के लिए कि एक साइबेरियन सारस होता है ना, साइबेरियन सारस हर वर्ष घाना पक्षी विहार में आता है। अब बताइए कितनी लंबी यात्रा तय करते हुए वो साइबेरिया से एक सारस आता है भारत में, कहां पर, राजस्थान के घाना पक्षी विहार में, ठीक है। चलिए फिर देख दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण थे जो वन्य जीव जंतु हैं, उनके संरक्षण के लिए
कई सारे प्रोजेक्ट लाए गए भारत सरकार द्वारा, ठीक है ना। तो आज हमने इन्हें डिटेल में देखा है और आशा करता हूं दोस्तों यहां से अब कोई भी प्रश्न आपका छूटकर नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये रहता है कि वो केवल टाइगर प्रोजेक्ट तक ही अपने आप को सीमित रख लेती है ना। तो टाइगर प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि भारत सरकार ने कस्तूरी मृग हिरन या फिर हांगुल परियोजना यानी हिरन से जुड़ी हुई ये भी है ना, हाथी परियोजना, उसके बाद में गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट भी होता है, लाल पांडा प्रोजेक्ट भी होता है, और हमने देखा गैंडा हाथी प्रोजेक्ट है ना, घड़ियाल संरक्षण, ठीक है, और जो है पक्षी संरक्षण, इन सब के लिए प्रोजेक्ट लाए गए। तो इन सभी प्रोजेक्टों को आज हमने पूरा डिटेल से देखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह हमसे जुड़े रहें और दोस्तों लगातार वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बहुत जल्द हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज लेकर आने वाले हैं। जितने भी आपके जो एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।